जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 11th बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस चैप्टर को पढ़ा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आप 30 मिनट में यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं वेरी फास्ट वे में। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी, बस आपको बैठकर ध्यान से सुनना है। आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ सकते हैं। अगर मैं कोई टिप्स बताता हूँ, कोई ट्रिक बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स याद करने की, तो आप उसको एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की। देन टू मेंटेन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू रिक्वायर्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड। हमारे टिश्यू को हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए हमें टिश्यू फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? ताकि हम कंटिन्यूअस सप्लाई दे सकें सेल्स को, टिश्यूज को। किसका कंटिन्यूअस सप्लाई दे सकें? न्यूट्रिएंट्स का एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस का। हमें बॉडी फ्लूइड की आवश्यकता होती है क्योंकि हम न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस का अपने टिश्यूज को, सेल्स को कंटिन्यूअस सप्लाई दे सके, और वहां से रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, वहां से हम वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव भी कर सकें। सर्कुलेटरी फ्लूइड दो टाइप का हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है किसी केस में वो बॉडी एंड ब्लड एंड लिम्फ हो सकता है। वाटर एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड कहाँ पे वर्क करता है? तो पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, पहले दो फाइलम जो आप पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर वाटर क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। एंड ह्यूमन में क्या पाया जाता है? ब्लड एंड लिम्फ एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, किसकी? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है? ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट का बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू अथवा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और सिर्फ कनेक्टिव नहीं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ब्लड में होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा। क्या होते हैं? ब्लड के दो पार्ट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम होता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम होते हैं। प्लाज्मा की बात करें, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, इसमें वाटर 90 से 92% होता है। प्रोटीन 6 से 8% होते हैं। प्रोटीन मेनली कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन होता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा। मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर्स फॉर कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 40% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम होता है, इसमें तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोसाइट, सबसे पहले हम प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट की बात करें। थ्रोम्बोसाइट को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, इनका कॉमन नेम क्या है? प्लेटलेट्स, जो कि 2 से 3 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं। सेल फ्रेगमेंट, प्लेटलेट्स क्या है? ये सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। एक बड़ी सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, उसके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। एंड ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। इनके काउंट की बात करें, देन 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी कि 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट पर मिलीमीटर के ब्लड में होते हैं। दे रिलीजेज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। सो रिडक्शन इन देयर काउंट, यानी कि अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो क्या करता है ये? लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर काज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, अगर इनका नंबर कम हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रिलीज होगा सही से, एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट में दूसरी चीज एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। इन्हें आल्सो कॉल्ड एज RBC, रेड ब्लड सेल। क्यों रेड ब्लड सेल? मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल। ये सभी ब्लड सेल में सबसे ज्यादा होते हैं। कौन? रेड ब्लड सेल। ये एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। काउंट अगर बात करें हेल्दी मैन में, देन 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि 50 से 55 लाख RBC होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड।
फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, एडल्ट में कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। बाइकॉन्केव इन शेप, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल, मोस्ट ऑफ द मैमल में, इन मोस्ट ऑफ द मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड रेड कलर इनका होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिपोजिशन। एंड हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अबाउट 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन की बात करें आरबीसी के, तो 120 दिन, यानी कि एक आरबीसी बन के तैयार हो गया, देन 120 दिन उसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा स्प्लीन में, दैट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। कलरलेस हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए कलरलेस हैं। कलरलेस का मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट कोई कलर नहीं है, यानी कि कलरलेस हैं। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में क्या आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। जबकि आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 55 लाख होते हैं, यानी कि 5 to 5.5 मिलियन। एंड प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। शॉर्ट लिव्ड होते हैं डब्ल्यूबीसी भी, क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ज़्यादा लाइफ स्पैन इनका भी नहीं होता है। टाइप्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। कौन कौन से, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। कैसे याद कर सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से हैं, जनाब। कैसे याद कर सकते हैं आप, ट्रिक है इसका जनाब, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जनाब, GNEB। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बाकी ट्रिक यही है जनाब, GNEB। G फॉर ग्रेन्युलोसाइट, N फॉर न्यूट्रोफिल, E फॉर इओसिनोफिल, B फॉर बेसोफिल। ये मेरी खुद की ट्रिक है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, तो 60 से 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। न्यूट्रोफिल जो होते हैं 60 से 65% ऑफ द टोटल ब्लड नहीं होता है, टोटल ल्यूकोसाइट, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी के 60 से 65% कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल। फाइगोसाइटोसिस करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म का। इओसिनोफिल 2 से 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। रजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकता है। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होता है। बेसोफिल की बात करें 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बेसोफिल की बात करें 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। सिक्रेट क्या कराता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। अब अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट की, किसके बारे में, मोनोसाइट की बात करें तो दूसरा चीज दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट। हमने अभी पढ़ा डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं जनाब ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 सेल्स आते हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें 6 से 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं, 6 से 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एंड फाइगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म का, लाइक न्यूट्रोफिल। एंड उधर आपने देखा था न्यूट्रोफिल का एक और नाम होता है PMNL, पॉलीमार्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की, जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट में आता है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 से 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। 2 टाइप्स ऑफ B and T लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। 2 टाइप के B and T लिम्फोसाइट जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, 20 से 25% होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन्स ऑन आरबीसीज वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एग्जिस्ट। 2 सच ग्रुपिंग कौन कौन सी हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। सबसे पहले बात करते हैं अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, देन इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ। अगर ए ब्लड ग्रुप है यानी कि उसके आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए एंटीजन है। एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है, जो प्लाज्मा में उसके एंटीबॉडी है वो क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी होगी।
एंड इसका डोनर कौन होगा, इसको ए दे सकता है एंड द ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी इसको डोनेट कर सकता है। अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी है देन उसके आरबीसी पे एंटीजन डी एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी उसके अपोजिट वाला यानी कि एंटी ए एंटीबॉडी होगी। डोनर कौन दे सकता है, बी को बी वाला दे सकता है और ओ वाला तो सबको दे सकता है। उसके बाद आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है आरबीसी पर, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ए भी होगा एंड एंटीजन बी भी होगा आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडी कोई नहीं होगा क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन हैं तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसको डोनेट कौन कर सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है तो इसको ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला तो सबको दे सकता है। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की, किसकी, ओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन उसके आरबीसी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है उसके प्लाज्मा में यानी कि एंटी ए एंटी बी दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। एंड डोनर ग्रुप इसको कौन डोनेट कर सकता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग की। बेस्ड ऑन आरएच एंटीजन सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। आरएच ग्रुपिंग की बात करें तो बेस्ड ऑन आरएच एंटीजन किस पर होता है, ये बेस्ड किस पर होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड होता है आरएच एंटीजन पे जो कि सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। अब दो टाइप के इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव की बात करें तो 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव होती है। इनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी एंटी आरएच नहीं होता है, इनके पास एंटी आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। इम्यून रिस्पांस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके पास पहले से ही आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव इसको दोनों टाइप के पर्सन ब्लड दे सकते हैं यानी कि आरएच पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, आरएच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों से ले सकता है। कौन, आरएच पॉजिटिव वाला। और उसके बाद आरएच नेगेटिव की बात करें तो 20% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आरएच नेगेटिव है एंड इसमें आरएच एंटीजन आरबीसी सरफेस पे एब्सेंट होता है। एंड एंटीबॉडी आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी की बात करें देन अगर आरएच एंटीजन से एक्सपोजर नहीं हुआ है इसका देन एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पहली बार एक्सपोजर हो जाएगा तुरंत एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी इसके प्लाज्मा में। इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट आरएच एंटीजन बिल्कुल शो करते हैं, कौन, आरएच नेगेटिव वाले। एंड ऐसे इसको डोनेट कौन कर सकता है, आरएच नेगेटिव को, आरएच नेगेटिव वालों को सिर्फ आरएच नेगेटिव वाला पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब उसके पास आरएच एंटीजन भी नहीं है, ओ नेगेटिव का मतलब उसके पास ए और बी एंटीजन भी नहीं है यानी कोई एंटीजन नहीं है तो वो दूसरे ब्लड में जाएगा, कोई इम्यून रिस्पांस नहीं काज करेगा यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ए बी यानी कि एंटीजन ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है यानी कि तीनों टाइप के एंटीजन इसके बॉडी में है यानी कि कोई भी टाइप का एंटीबॉडी इसके बॉडी में नहीं है यानी कि कोई भी इसको डोनेट कर सकता है, कोई भी इम्यून रिस्पांस नहीं आएगा। तो अब हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। कब ये केस होता है, मदर क्या होनी चाहिए, मदर आरएच नेगेटिव होती है एंड अगर फीटस आरएच पॉजिटिव हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होता है, मदर आरएच नेगेटिव है, ठीक, फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव हो गया। देन पहली प्रेगनेंसी जब होती है, पहली प्रेगनेंसी में मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव आ गया पहली प्रेगनेंसी में। देन जैसे ही न्यूबॉर्न पैदा होगा, न्यूबॉर्न जैसे ही पैदा होगा देन फीटल मैटरनल ब्लड का ट्रांसफर हो जाता है यानी कि फीटल और मदर का ब्लड आपस में थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाता है एंड जैसे ही मिलेगा देन जो मदर आरएच नेगेटिव थी जैसे उसको आरएच एंटीजन मिलेंगे फीटस से देन मदर क्या हो जाएगी, सेंसिटाइज्ड हो जाएगी टू आरएच एंटीजन यानी कि उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। तो पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी अब मदर क्या हो गई है, मदर के पास एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर दूसरी प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो आरएच नेगेटिव आया देन कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर फीटस आरएच पॉजिटिव हो गया दूसरी प्रेगनेंसी में देन रिपीट इनकाउंटर होगा विद फीटल आरएच एंटीजन। तो फीटल के आरएच एंटीजन से मदर की जो एंटीबॉडी है, मदर का जो ब्लड है उससे रिपीट इनकाउंटर होगा
एंड रैपिड प्रोडक्शन होगा किसका, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज IgG बाय मदर, और मदर रैपिड प्रोडक्शन करेगी RH एंटीबॉडीज का IgG बाय मदर। अब ये मदर की जो RH एंटीबॉडीज हैं वो क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल की ब्लड तक पहुंचेंगी। अब ये जो RH एंटीबॉडीज हैं अटैच विद फीटस RH एंटीजन ऑन RBC, जो फीटस का RH एंटीजन है RBC पर उससे अटैच हो जाएंगी ये मदर की RH एंटीबॉडीज, और डिस्ट्रक्शन कराएंगी किसका, फीटल RBCs का, और फीटल RBCs का डिस्ट्रक्शन करा देंगी सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। जो बेबी पैदा होगा उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा या फिर जॉन्डिस हो जाएगा, बच्चे को क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, अल्प रक्तता हो जाता है, और जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं ब्लड कोआगुलेशन के बारे में। सबसे पहले कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, यानी कि आपको कहीं चोट लग गई तो दो चीजें होंगी, आपके पास प्लेटलेट्स है, वहां के आसपास की प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यूज दोनों कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं। वो फैक्टर कैस्केड प्रोसेस में जाता है। कैस्केड प्रोसेस मतलब अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये क्या होगा, कुछ इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा एंड एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करवाएगा। कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या बन गया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म है कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन फर्दर फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। अब ये फिब्रिन जो है, फिब्रिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। फिब्रिन नेटवर्क ऑफ फिब्रिन प्लस ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। जो फिब्रिन है ये नेटवर्क बनाएगा, जहां पे आपका चोट लगी है वहां पे कुछ नेटवर्क ऑफ फिब्रिन बन जाएगा एंड उसमें डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे एंड रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन होगा, जिसे ही ब्लड क्लॉट कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो सबने अज्यूम करिए एक ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के बाद टिश्यू है एंड टिश्यू के बाद कुछ लिम्फ कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में से कुछ फ्लूइड रिलीज होगा, टिश्यू में जाएगा, उसे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। यही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी में अंदर जाएगा तो उसे लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ का कंस्टिट्यूशन क्या होता है, तो लिम्फ के कंस्टिट्यूशन की बात करें तो ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड में से आप लार्ज प्रोटीन निकाल दें, आरबीसी निकाल दें, प्लेटलेट्स निकाल दें, देन जो बचता है वो लिम्फ होता है। लिम्फ जो होता है इसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं बट मेनली रिच इन लिम्फोसाइट होता है, यानी कि बी एंड टी लिम्फोसाइट यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। रिच इन लिम्फोसाइट लिम्फ क्या होता है, रिच इन लिम्फोसाइट होता है। कैरी न्यूट्रिएंट, हार्मोन एटसेट्रा, क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, हार्मोन कैरी करता है एंड और इसका फंक्शन क्या है, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है लिम्फ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बात करें अगर सर्कुलेटरी पाथवेज की तो दो टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड कैपिलरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जबकि ओपन वाले में कैपिलरी एब्सेंट होती है। क्लोज में ब्लड साइनसेस एब्सेंट होते हैं, लेकिन ओपन में ब्लड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। क्लोज की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है। एग्जांपल, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है, एनिलिडा वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, एनिलिड्स एंड वर्टिब्रेट में पाया जाता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया में किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज फिश के बारे में, तो हार्ट में कितने चैम्बर, दो चैम्बर होते हैं, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल। और हार्ट क्या रिसीव करता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। हार्ट में दो चैम्बर हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल एंड हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली रिसीव करता है एंड हार्ट पंप भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, क्योंकि जो रिसीव करेगा वही तो पंप करता है। उसके बाद सर्कुलेशन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होती है। पाइसेस के बाद एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में तीन चैम्बर हो जाते हैं हार्ट में, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल। और ये बोथ दोनों के दोनों यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड रिसीव करता है और मिक्स ब्लड पंप करता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। रेप्टाइल्स में भी सेम चीज होती है, तीन एट्रिया एक वेंट्रिकल और
हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड रिसीव करता है एंड मिक्स ब्लड पंप करता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबिया रेप्टाइल का सेम है एक्सेप्ट रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर की जगह 4 चैम्बर हो जाते हैं, जो बर्ड्स एंड मैमल्स के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो बर्ड एंड मैमल में होता है वही क्रोकोडाइल में होता है, इवन वो एक रेप्टाइल है, यानी कि वो रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में 4 चैम्बर मिलते हैं हार्ट में, कौन से, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, एंड ये बोथ यानी कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड रिसीव करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन सेपरेटली पंप करता है, मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एंड बर्ड्स के जैसा ही सेम केस मैमल्स में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसके बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, किसका, अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल, क्या, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल, ब्लड द फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड, और क्या होता है यहाँ पे, ब्लड होता है जो कि एक फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट किया जाता है। हार्ट के बारे में और बात करें देन मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, हार्ट क्या है, मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, हार्ट मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, इन बिटवीन द 2 लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, इन बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स में इन बिटवीन होता है, यानी कि 2 लंग्स के बीच में होता है, थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है, हार्ट दोनों लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली झुका हुआ होता है, किस साइड, लेफ्ट साइड स्लाइटली टिल्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, जो इसका प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इसमें प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, एंड जिसमें दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। हार्ट्स की आप डायग्राम अपने एनसीईआरटी बुक से देख लीजिए और उसमें क्या क्या उसकी लेबलिंग है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि वहाँ पे 4 लेबलिंग दी हुई होगी, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको साइनोएट्रियल नोड मिल जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मिल जाएगा, बंडल ऑफ हिस मिल जाएगा, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम देखने को मिल जाएंगे, कॉर्डी टेंडनी, ट्रैबिकुलाई कार्ने एंड उसमें आपको आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कैवा देखने को मिल जाएगी। तो लेबलिंग आपको एक बार डायग्राम देख के रिवाइज कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स की। तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, कौन कौन से, 2 स्मॉलर अपर चैम्बर जिन्हें एट्रिया कहा जाता है, 2 लार्जर लोअर चैम्बर जिन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है, 3 सेप्टम प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, कौन कौन से, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब 2 एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है वो इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होता है, मस्कुलर होता है, याद रखना है आपको, थिन एंड मस्कुलर है। और इंटर वेंट्रिकुलर मतलब 2 लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है इंटर वेंट्रिकुलर, ये कैसा होता है, थिक मस्कुलर होता है। इंटर एट्रियल थिन मस्कुलर, इंटर वेंट्रिकुलर थिक मस्कुलर। लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की जब बात आती है, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम प्रेजेंट है वो थिक होता है, थिक के साथ साथ मस्कुलर नहीं होता, फाइब्रस होता है। याद रखने वाली बात क्या है, थिक फाइब्रस होता है, सिचुएटेड बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब अगर हम वाल्व की बात करें कि हमारे हार्ट में कई सारे वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकफ्लो को रोकते हैं। देन मस्कुलर वाल्व कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, जो मस्कुलर वाल्व होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। 2 टाइप के वाल्व हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एबी वाल्व एंड द सेमिलुनार वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एबी वाल्व की बात करें देन ये 2 टाइप के हैं फर्दर, राइट एबी वाल्व एंड लेफ्ट एबी वाल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है बिकॉज फाउंड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप या फिर कस्प
बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होते हैं। लेफ्ट एबी वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं अथवा इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। लेफ्ट एबी वाल्व को बाइकस्पिड अथवा मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसको आप कैसे याद रखते हैं? आप मोबाइल डाटा यूज करते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि 20 MB का ऐप है, 50 MB का ऐप है, एम फॉर मिट्रल वाल्व, बी फॉर बाइकस्पिड। तो MB से आप याद कर सकते हैं M फॉर मिट्रल वाल्व एंड बी फॉर बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि मिट्रल वाल्व को ही बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। लेफ्ट AB वाल्व है फाउंड बाई टू मस्कुलर फ्लैप अथवा कस्प। बाइकस्पिड क्यों? क्योंकि इसमें इस वाल्व में 2 मस्कुलर फ्लैप या फिर 2 मस्कुलर कस्प होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमिलुनर वाल्व्स की बात करें देन सेमिलुनर भी कैसे होते हैं? सेमिलुनर वाल्व में 3 फ्लैप या फिर कस्प होते हैं, मतलब कि ये भी ट्राई कस्प होते हैं, ट्राई कस्पिड होते हैं। सेमिलुनर वाल्व भी 2 टाइप के सेमिलुनर वाल्व हैं। कौन कौन से 2 जगह पे पाए जाते हैं? एक नंबर 1 आयोटिक सेमिलुनर वाल्व। आयोटिक सेमिलुनर वाल्व एट ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आयोटा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में जहां से ओपन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट है? आयोटिक सेमिलुनर वाल्व। एंड दूसरा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहां पर प्रेजेंट है? एट ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, एट ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हार्ट वाल्व के बारे में। हार्ट वाल्व की बात करें तो ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती है, इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नोडल टिश्यू जो कि ऑटोएक्साइटेबल सेल्स होते हैं। नोडल टिश्यू में क्या कौन से नोडल टिश्यू प्रेजेंट है? यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एंड द पुरकिंजे फाइबर होता है। अब बात करते हैं साइनोएट्रियल नोड की। तो लोकेटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। साइनोएट्रियल नोड SAN नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। आल्सो कॉल्ड पेस मेकर। क्यों? क्योंकि जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल दैट इज 72 बीट्स या फिर इम्पल्स पर मिनट। फिर आता है एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एंड क्लोज होता है, किसी क्लोज होता है? क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम के क्लोजली सिचुएटेड होता है। अब बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की। देन अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर। ये क्या है? नोडल फाइबर का एक बंडल होता है। पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। कहाँ से पास करता है? पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। उसके बाद आगे जाकर ये लेफ्ट एंड द राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। फिर बात करें पुरकिंजे फाइबर की। देन पुरकिंजे फाइबर क्या है? माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट मस्कुलेचर। मस्कुलेचर में माइन्यूट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल ऑफ रिस्पेक्टिव साइड, दैट इज राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में कुछ माइन्यूट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, जिन्हें पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्डियक साइकिल क्या है? साइक्लिक इवेंट इन द हार्ट ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। एक हार्ट बीट जब आती है उसके दौरान जो साइक्लिक इवेंट हार्ट में चल रहा होता है उसे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। हार्ट बीट की अगर हम बात करें, रेट कितना होता है? 70 से 75 बीट पर मिनट होता है, एवरेज 72 बीट पर मिनट। ड्यूरेशन ऑफ हार्ट बीट तो 60 मिनट में 75 बार हो रहा है, यानी कि एक हार्ट बीट का जो टाइम हो गया 60/75 दैट इज 0.8 सेकेंड। यानी कि कार्डियक साइकिल की जो टाइमिंग होती है 0.8 सेकेंड होती है। कार्डियक साइकिल में 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज? जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नंबर 1 फेज जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकेंड का होता है। इसमें क्या है? ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट। हार्ट के सभी चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम।
एंड सेमिलुनर वाल्व रिमेन क्लोज रहता है। इस टाइम सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले रहते हैं। अब आता है एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड के लिए होता है। साइनोएट्रियल नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। फिर आता है तीसरा फेज दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का होता है। इसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकुलर मसल, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था एट्रियल सिस्टोल के टाइम वो ट्रांसमिट हो जाएगा टू द वेंट्रिकुलर मसल्स थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एबी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर। बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल, इस समय एट्रिया रिलैक्सेशन में चला जाएगा यानी कि डायस्टोल में चला जाएगा। एंड इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व। जब दोनों के दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन ये क्या करते हैं, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। सेमिलुनर वाल्व आर फोर्स्ड ओपन, इसी टाइम क्या होंगे, सेमिलुनर वाल्व फोर्सली ओपन हो जाएंगे, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो इनटू द ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम्स के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, कोई भी एक वेंट्रिकल जितना ब्लड अमाउंट पंप करता है इन अ कार्डियक साइकिल, एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप करता है उसे वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट की बात करें देन स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट यानी कि 70 × 75 इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, जो कि कितना होता है 5000 ml पर मिनट या फिर 5 लीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है। हार्ट साउंड की बात करें देन आप इसको सुन सकते हो स्टेथोस्कोप के मदद से एंड ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब LUB एंड सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, डप। तो बेसिकली सुनाई कैसे देता है, लब 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 जो होता है कैसे सुनाई देता है, लब। और डप DUP डप मतलब वो बहुत जल्दी से हो जाता है, डप बहुत फास्ट होता है, लब थोड़ा देर तक चलता है, लब टुप। तो जिस तरह से जो है हार्ट का साउंड सुनाई देता है। एंड लब सुनाई किसकी वजह से देता है, बाय क्लोजर ऑफ AB वाल्व, जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तब लब पहला हार्ट साउंड सुनाई देता है एंड डप बाय क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। एंड सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होता है उस टाइम जाके सेकेंड हार्ट साउंड डप सुनाई देता है। अब बात करते हैं एक मशीन की जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आपको याद करना है यहाँ पर मशीन को क्या कहा जाता है, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। एंड वो जो उस मशीन से जो ग्राफ बनता है पेपर पर, उस मशीन से जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और एनसीईआरटी में यहाँ पर नए एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है, ईसीजी का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं बताना है। क्या बताना है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि उस मशीन के द्वारा जो ग्राफ पर पेपर बनाया जाता है, जो पेपर पर ग्राफ बनाया जाता है दैट इज PQRS, उसके बाद T अलग अलग वेव फॉर्म आपको दिखती हैं, वो क्या है, वही ईसीजी है, वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और वो जिस मशीन से बनता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये बनाया कैसे जाता है, रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट बाय ग्राफ। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस मशीन के द्वारा ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड की आवश्यकता होती है, 1 to each wrist, हर एक पहली और दूसरी दोनों कलाइयों पर एक एक लीड लगाई जाती है, 1 on the left ankle, और एक लीड लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है। हाँ, अगर डिटेल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेनी हो देन बहुत सारी कई सारी लीडें यूज की जाती हैं, चेस्ट पर भी लीडें लगाई जाती हैं, बट नॉर्मल ईसीजी बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की।
तो आपने देखा उसमें सबसे पहला वेव होता है पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या रिप्रेजेंट करता है पी वेव? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। ये एट्रियल सिस्टोल को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है पी वेव, एंड इसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि जो सिस्टोल होता है वो क्यू वेव के थोड़ी देर बाद से स्टार्ट होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो चलेगा, डिपोलराइजेशन तो होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन क्यू वेव के थोड़ी देर बाद से स्टार्ट होता है। हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। एनी डेविएशन फ्रॉम शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद आता है टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एंड एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का खत्म होना इस सिस्टोल का खत्म होना बताता है। जैसे कि आपने देखा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सिस्टोल थोड़ी देर बाद, क्यू के थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे ही थोड़ी देर बाद खत्म भी होता है, यानी कि टी के खत्म होते होते तक जाकर सिस्टोल खत्म हो पाता है। अब बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन की। हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दो टाइप के सर्कुलेशन प्रेजेंट हैं बॉडी में। कौन कौन से? नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब आपके हार्ट से आपके लंग्स के बीच जो सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब आपके हार्ट और आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक ले जाती है, एंड पल्मोनरी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक ले आती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डोर्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, एंड वेना कैवा जो कि सबसे बड़ी वेन है, ग्रेट वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाता है। ब्लड कैपिलरी की अगर बात करें, ब्लड कैपिलरीज कंटेन ओनली एंडोथेलियम, सो दिस इज आइडियल पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज विद टिश्यूज। ब्लड कैपिलरी में सिर्फ एंडोथेलियम होती है और कोई लेयर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ से ब्लड के थ्रू डिफ्यूजन सबसे बढ़िया से होता है, इसीलिए आइडियल पार्ट है। जैसे ब्लड में CO2 डालना हो, ब्लड से ऑक्सीजन लेना हो, तो सारे एक्सचेंज यहीं से किए जाते हैं कैपिलरी लेवल पर। आर्टरी एंड वेन के बीच में डिफरेंस बात कर लेते हैं। देन वाल की बात करें, आर्टरी थिक वाल होता है, वेन थिन वाल होती है। वाल्व की बात करें, आर्टरी में कोई वाल नहीं प्रेजेंट होता, वाल्व कोई प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होता है। इसको याद रख सकते हैं आप, V फॉर वेन, V फॉर वाल्व, जो कि बैक फ्लो को रोकता है। प्रेशर आर्टरी में हाई होता है, वेन्स में लो होता है। एंड द ल्यूमेन की बात करें, आर्टरी में ल्यूमेन नैरो होता है, जबकि वेन में वाइड ल्यूमेन होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मतलब इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है, जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है, वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा में मिलने की जगह जाके कहाँ पे मिल जाती है? वो जाके लिवर में मिल जाती है, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं इंटेस्टाइन के ब्लड में, वो लिवर में उनको यूज कर लिया जाए, और लिवर से जो हेपेटिक वेन निकलती है वो जाकर इंफीरियर वेना कैवा में मिल जाती है। तो मतलब एक यहाँ से किसी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा है, डायरेक्ट वेना कैवा में नहीं जा रहा है, इसी को पोर्टल सिस्टम, और यहाँ पे लिवर में जा रहा है, इसलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। और कहाँ से? इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहा है, याद रखना है आपको। कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड क्या है? आयोटा से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, कार्डियक मस्कुलेचर के पास जाएगी, अब वहां से कोरोनरी वेन निकलेगी, कोरोनरी साइनस से होते हुए राइट एट्रियम में जाके ओपन होती है, एंड इस सिस्टम को कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड कहा जाता है।
जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के मसल्स को मिल पाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। वैसे तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है रेगुलेटेड होती है इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती है, मतलब कि ऑटो रेगुलेटेड होती है बाय स्पेशलाइज्ड मसल जिसे नोडल टिश्यू कहा जाता है। हेंस हमारा हार्ट मायोजेनिक है, ना कि न्यूरोजेनिक, यानी कि हम अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं करते हैं, ये अपने आप मस्कुलर कंट्रोल में होती हैं। फिर भी कुछ चीजें इसको बाहरी कंट्रोल दे सकती हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनल मेडुला से रिलीज हुए हार्मोन लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड एक और हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन। ये इतने जो हैं हार्ट बीट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कौन कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन। ये हार्ट बीट रेट को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। एक चीज है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है डिक्रीज करवाता है, रिड्यूस हार्ट बीट रेट एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्सल पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है। किसके द्वारा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। आपको बस इतना याद रखना है कि हार्ट रेट को बढ़ाते कौन है? सिंपैथेटिक नर्व, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन। घटाते कौन है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हाइपरटेंशन अथवा हाई ब्लड प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और इक्वल टू 140/90 mmHg, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg है, डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया, देन रिपीटेड चेक करा रहे हैं, मतलब कि कई दिनों लगातार हमने ये जो है ये रीडिंग नोट की, देन क्या है? आपको हाई ब्लड प्रेशर है। लीड टू हार्ट डिजीज, इससे हार्ट डिजीज हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है विटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी को। बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD अथवा एथेरोस्क्लेरोसिस, caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue in coronary arteries which make the arteries narrow, जिससे आर्टरी नैरो हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। आर्टरीज नैरो जाएंगी, देन शॉर्ट ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल, कार्डियक प्लस मसल के पास ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इस डिजीज को क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज अथवा एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना अथवा एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें, एक्यूट चेस्ट पेन होता है इसमें, नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, क्योंकि हार्ट मसल के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है। मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली, ज्यादातर मिडिल एज के लोगों में अथवा बड़े लोगों में होता है। हार्ट फेलियर की बात करें, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना उसको ब्लड पंप करना चाहिए बॉडी की नीड के लिए, इसे हार्ट फेलियर कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो गए बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट मसल सडनली डैमेज हो गए, इसे हार्ट अटैक कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल एंड इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक और बीट वॉल्यूम, इसे बीट वॉल्यूम भी कहा जाता है। Now the heart is auto-excitable, its function can be moderated by neural and hormonal mechanisms. The pulmonary circulation starts by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle, which is carried to the lungs, where it is oxygenated and returned to the left atrium. The systemic circulation starts with the pumping of oxygenated blood by the left ventricle to the aorta, which is carried to all the body tissues, and the deoxygenated blood from there is collected by the veins and returned to the right atrium. All vertebrate and a few invertebrate have a closed circulatory system. सभी vertebrate और कुछ invertebrate के पास भी closed circulatory system होता है। तो ये था पूरा चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के बारे में। हमने एनसीईआरटी की लगभग सारी लाइनें कवर कर ली हैं और आई होप कि आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि
मुझे भी हौसला मिले और भी अच्छी वीडियोज बनाने का। और ऐसा करके आप कंटेंट की क्वालिटी जरूर इंप्रूव करेंगे। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।